Hello my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. तो स्टूडेंट आज की क्लास में आप लोगों को मैं कराने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। एंड आज की क्लास में आप लोगों को जो क्वेश्चन स्टूडेंट मैं करा रही हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मिक्स क्वेश्चन हैं। सो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट हेल्थ एंड हाइजीन वाले सेक्शन से डाले हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक्सटेंशन एजुकेशन से डाले हैं एंड कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों के लिए मैंने जो इसमें डाले हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट वाले सेक्शन के हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे स्टूडेंट एंड देखते हैं आज के क्वेश्चंस कैसे रहने वाले हैं। एंड डेफिनेटली आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे स्टूडेंट ये सारे के सारे क्वेश्चंस। तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे स्टूडेंट एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप लोग मुझे स्टूडेंट टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे स्टूडेंट, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। सो क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, द मेजर एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिवीजन आर। आपको बताना है स्टूडेंट कि द मेजर एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिवीजन आर, यानी कि जो एक्सटेंशन आपकी जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है स्टूडेंट, यानी कि जो आपकी कृषि विस्तार शिक्षा होती है स्टूडेंट या कृषि प्रसार शिक्षा होती है, उसकी मेन एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, उसकी मेन जो गतिविधियां हैं वो कौन सी होती हैं। सो ऑप्शंस ध्यान से देखिए स्टूडेंट, टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट, डेमोस्ट्रेशन, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन के आंसर को समझने की कोशिश करेंगे। हम एक बार क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे, कृषि विस्तार विभाग की प्रमुख गतिविधियां कौन कौन सी होती हैं। सो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, प्रदर्शन, विकास क्षमता और आपके ऑल ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जब हम बात करते हैं स्टूडेंट आपने एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की, सो उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज होती हैं स्टूडेंट कि वो टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस पे भी काम करता है, यानी कि जो किसान होते हैं स्टूडेंट उनको टेक्नोलॉजिकली कैसे अपडेट किया जा सकता है, कैसे वो नई तकनीकों को अपनी खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी उन्हें बताया जाता है। उन्हें प्रदर्शन विधि द्वारा सिखाया भी जाता है, जो कृषि आपके विकास केंद्र होते हैं वहां पर। साथ ही साथ स्टूडेंट उनके अंदर कैपेसिटी को कैसे डेवलप किया जा सकता है, क्षमताओं का विकास कैसे किया जा सकता है, इस चीज पर भी काम किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। द आइडियल साइज ऑफ ए सेल्फ हेल्प ग्रुप, आपको बताना है जो स्वयं सहायता समूह होते हैं स्टूडेंट उनका आदर्श आकार क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होते क्या हैं। तो स्टूडेंट जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ना, ये आपके लगभग हम क्या करते हैं गांव में जो एक जैसे इंटरेस्ट वाले, एक जैसे इकोनॉमिक स्टेटस वाले, यानी कि जिनका जो आर्थिक स्थिति है वो एक समान है, एक जैसी स्टूडेंट जो एक सोच वाले, मेंटालिटी वाले, इंटरेस्ट वाले जो लोग होते हैं उनका क्या बना दिया जाता है स्टूडेंट, एक ग्रुप बना दिया जाता है जो कि एक प्रॉपर प्रोजेक्ट पे या किसी भी स्टूडेंट एक मेन अगर मैं बात करूं तो आइडिया पे काम करते हैं जो कि अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए करते हैं। सो इसी को स्टूडेंट हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जाते हैं। जो आपका क्या होता है, जो आपके गांव में स्टूडेंट छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं जिसमें महिलाओं का ग्रुप भी होता है, कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जहाँ पे पुरुषों का ग्रुप होता है, बट ज़्यादातर ये ग्रुप महिलाओं के देखे जाते हैं स्टूडेंट। तो आपका जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है स्टूडेंट, इसका जो एक आइडियल साइज होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिएगा। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप में स्टूडेंट जो एक आइडियल साइज रखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, वो आपका रखा जाता है। अगर आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे सो ये आपका ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको इसके वेरिएशन में आंसर मिल जाएंगे, अलग अलग जगह इसका आंसर अलग अलग दिया होता है, बट इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा 10 से 15। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, जो 10 से 15 लोगों का ग्रुप है स्टूडेंट वो बनाया जाता है, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है स्टूडेंट। और ये वो ग्रुप होता है जो स्वयं की सहायता खुद से करता है। ये स्टूडेंट किसी भी एक प्रॉपर आइडिया को जनरेट करते हैं, उस पर काम करते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं और अपने लिए कोई अच्छा जो इनकम जनरेटिंग सोर्स है उसे उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन है, अब यहाँ पे स्टूडेंट एक डेफिनेशन दी गई है, पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डेफिनेशन दी गई है, एक्सटेंशन एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग रूरल पीपल हाउ टू लिव बेटर बाय लर्निंग वेज टू इम्प्रूव देयर फार्म
home and community institution is a definition of extension. It is given by, एक बार definition को अच्छे से देख लीजिएगा स्टूडेंट, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, लीगन्स, एस्मिंजर, सिंह एंड रेड्डी. सो स्टूडेंट एक बार क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे, हिंदी में भी देख लीजिएगा. क्वेश्चन दिया गया है, विस्तार शिक्षा ग्रामीण लोगों को यह सिखाने की प्रक्रिया है कि वो अपने खेत, घर और सामुदायिक संस्थानों को बेहतर बनाने के तरीकों को सीखकर बेहतर कैसे रहें. सो ये परिभाषा जो है ये विस्तार शिक्षा की परिभाषा है. आखिर ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? सो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं स्टूडेंट? लीगन्स हैं, एस्मिंजर है, सिंह है एंड रेड्डी है. क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा. क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? लीगन्स आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा. ये परिभाषा लीगन्स के द्वारा 1961 में दी गई है. ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देखेंगे स्टूडेंट. सो ये डेफिनेशन जो है किसके द्वारा दी गई है स्टूडेंट? परिभाषा लीगन्स के द्वारा 1961 में दी गई है कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है स्टूडेंट? एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे गाँव के लोगों को टीच किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि कैसे वो तरीके सीख सकते हैं जिससे वो अपने जीवन को बेहतर जी सकते हैं और अपने आसपास के जो उनके क्या है सराउंडिंग्स हैं, जिसमें उनका घर है, उनके फार्म है, उनके कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन है, उनको बेहतर बना सकते हैं. चलिए स्टूडेंट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं. क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है. क्वेश्चन है, विच इज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन? आपको बताना है कि इनमें से प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है. ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट. प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन, कॉपरेशन एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन, इंडिजिनस नॉलेज एंड ऑल ऑफ द अबव. एक बार क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे स्टूडेंट. हिंदी में दिया गया है कि विस्तार शिक्षा का सिद्धांत क्या है. सो जमीनी स्तर के संगठन के सिद्धांत, सहयोग और लोगों की भागीदारी, स्वदेशी ज्ञान होना और आपके ऑल ऑफ द अबव. सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. जब हम बात करते हैं स्टूडेंट आपके प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन की, तो देखिए सबसे पहली बात क्या है कि आप लोग ये मत समझिएगा कि आपको किसी हायर लेवल पे सुधार करना है. नहीं, जब हम एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो हमें जो सुधार है वो जमीनी स्तर से करते हुए जाना होता है और तब हायर लेवल पे हम पहुंचते हैं. सो हमें निचले वर्ग के लोगों को क्या करना है स्टूडेंट? प्रसार शिक्षा के थ्रू पहले एम्पावर करना है, देन वहां से उनका उत्थान करते हुए हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं. एंड साथ ही साथ प्रसार शिक्षा का जो भी कार्यक्रम है स्टूडेंट वो तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक लोग अपना मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ना दिखाएं. सो जितना ज्यादा लोगों की भागीदारी होगी प्रसार शिक्षा के द्वारा कोई भी अगर कार्यक्रम चलाया जाएगा वो उतना ही सक्सेसफुल होगा. साथ ही साथ एक प्रसार शिक्षा कार्यक्रम तभी सक्सेसफुल हो सकता है स्टूडेंट जब आपको उस लोकल एरिया की उस पूरी जानकारी होनी चाहिए स्टूडेंट जहां पे आप क्या कर रहे हैं, उस प्रोग्राम को कंडक्ट करा रहे हैं. सो आपको उस एरिया की नॉलेज होना यानी कि ज्ञान होना, स्वदेशी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है. तो आपके सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? यहाँ पे सही हो जाएंगे. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट. क्वेश्चन दिया गया है, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस? आपको बताना है कि विस्तार शैक्षिक प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा होता है. क्वेश्चन अच्छे से देख लो. विस्तार शैक्षिक प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? सो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट. कलेक्शन ऑफ फैक्ट यानी कि तथ्यों का संग्रह करना, एनालिसिस ऑफ सिचुएशन यानी कि जो आपकी स्थिति है उसका मूल्यांकन कीजिएगा, उसको विश्लेषित कीजिएगा. सो एनालिसिस का मतलब क्या है? विश्लेषण करना. आप एक बार मुआयना कर रहे हो, एक बार आप एनालिसिस कर रहे हो कि सिचुएशन आखिर क्या है. सिचुएशन के बाद ही तो स्टूडेंट आपको नीड पता चलेगी ना. एंड बोथ ए एंड बी एंड डिसाइडिंग ऑन रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट. और इसके बाद आपका ऑप्शन दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना यानी कि उद्देश्य जो है वो निर्धारित करना. सो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? क्वेश्चन का आंसर जाएगा आप लोगों का, सबसे पहले क्या किया जाता है स्टूडेंट? जो प्रसार शिक्षा का एक पहला चरण होता है स्टूडेंट, वो ध्यान रखिएगा कि क्या होता है स्टूडेंट, कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है? स्थिति का विश्लेषण करना होता है. ठीक है ना. सबसे पहले हम सिचुएशन को एनालिसिस करते हैं स्टूडेंट. सिचुएशन को जब हम एनालिसिस कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि आखिर लोगों की नीड क्या है. नीड जब हमें पता चल जाती है स्टूडेंट
उसके आधार पे फिर हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, फिर हम आगे डेटा कलेक्शन करते हैं, ये सारे काम बाद में होते हैं। सो एक्सटेंशन एजुकेशन में सबसे पहला काम क्या होता है कि सिचुएशन को एनालिसिस किया जाए, आखिर समस्या क्या है स्टूडेंट, क्या स्थिति है और क्या लोगों की नीड है। सो सबसे पहले आप सिचुएशन को एनालिसिस करेंगे, ये आपका सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है, ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइटल रीजन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द हेपेटाइटिस वायरस। क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइटल रीजन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द हेपेटाइटिस वायरस। तो आपका जो हेपेटाइटिस वायरस है स्टूडेंट, उसके ट्रांसमिशन का एक मेन रीजन क्या हो सकता है, ठीक है ना। जो हेपेटाइटिस वायरस होता है स्टूडेंट, यानी कि इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस जो होता है, आपको बताना है कि उसके ट्रांसमिशन का यानी कि उसके फैलने का मेन कारण क्या हो सकता है। सो ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा, शेयरिंग ड्रग्स निडल्स, यानी कि स्टूडेंट जो आपकी क्या होती हैं, निडल होती हैं, उनको शेयर करना। द बाइट ऑफ ए मॉस्क्यूटो, यानी कि जो एक मच्छर है उसका काटना। कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि दूषित जल को ग्रहण करना। एंड ऑल ऑफ द अबव, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। सो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा हिंदी में क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हेपेटाइटिस वायरस के संचरण का महत्वपूर्ण कारण है। ऑप्शन है दवा सुइयों को साझा करना, एक मच्छर के काटने से, दूषित पानी की खपत से और उपयुक्त सभी। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे कि जो दवा सुइयों का साझा किया जाता है स्टूडेंट, जो हम एक दूसरे की जो निडल होती हैं, इंजेक्शन की जो निडल होती हैं स्टूडेंट, उनको जो शेयर करते हैं, वही आपका हेपेटाइटिस वायरस के ट्रांसमिशन का मेन कारण बनता है, ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंटेमिनेशन। आपको तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं स्टूडेंट, आपको तीनों स्टेटमेंट में से जो कंटेमिनेशन को लेके ट्रू स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि जो कंटेमिनेशन को लेकर सही स्टेटमेंट है वो आपको चुनना है स्टूडेंट। ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है कंटेमिनेशन इज कॉज बाय द एंट्री ऑफ जर्म इनटू ड्रिंकिंग वाटर और एडेबल फूड, ठीक है ना। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है कंटेमिनेशन इज कॉज्ड बाय द एंट्री ऑफ जर्म बाय एन इंसेक्ट बाइट। एंड थर्ड ऑप्शन दिया गया है स्टूडेंट कंटेमिनेशन इज कॉज्ड बाय द एंट्री ऑफ जर्म्स बाय एन एनिमल बाइट। सो एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंटेमिनेशन। तो ऑप्शन थे आपके पास कंटेमिनेशन इज कॉज्ड बाय द एंट्री ऑफ जर्म्स इनटू ड्रिंकिंग वाटर और एडेबल फूड, कंटेमिनेशन इज कॉज्ड बाय द एंट्री ऑफ जर्म्स बाय एन इंसेक्ट बाइट, कंटेमिनेशन इज कॉज्ड बाय द एंट्री ऑफ जर्म्स बाय एन एनिमल बाइट। अब आपके सामने ऑप्शन देखिए क्या क्या दिए गए हैं स्टूडेंट, ओनली वन, बोथ 1 and 3, बोथ 2 and 3, नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। आप लोग एक बार ऑप्शंस को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को हिंदी में देखिए कि पीने के पानी या खाने योग्य भोजन में कीटाणुओं के प्रवेश के कारण संदूषण होता है, कीट के काटने से कीटाणुओं के प्रवेश से संदूषण होता है, किसी जानवर के काटने से कीटाणुओं के प्रवेश से संदूषण होता है। सो क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट आप लोगों का क्या जाएगा ये आपको बताना है। सो जल्दी से मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों का स्टूडेंट क्या बनेगा। तो देखिए जब हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं स्टूडेंट, तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा आप लोगों का, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा स्टूडेंट ओनली वन। हम जब कंटेमिनेशन की बात करते हैं, संदूषण की बात करते हैं, सो हमारा आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट कि कंटेमिनेशन इज कॉज्ड बाय द एंट्री ऑफ जर्म्स इनटू ड्रिंकिंग वाटर और एडेबल फूड, यानी कि जब आपके भोज्य पदार्थों में और पीने के पानी में आपके जर्म्स की एंट्री हो जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, संदूषण कहते हैं। सो आपका सिर्फ ये ओनली वन वाला जो आंसर है ये यहाँ पे स्टूडेंट सही हो जाएगा, केवल वन, ये आप लोगों का स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर बैठेगा, ठीक है ना। आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द मेन कॉज ऑफ द कॉन्टेजिनस डिसीज इज। आपको बताना है स्टूडेंट जो आपकी कॉन्टेजिनस डिसीज होती हैं इसके लिए मेन कारण क्या हो सकता है। कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड एयर, पुअर हाइजीनिक कंडीशन एंड कॉन्टेक्ट विद ब्लड एंड बॉडीली फ्लूइड। तो एक बार स्टूडेंट आप ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन क्या दिए गए हैं कि जो छूत की बीमारी होती है इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं।
दूषित भोजन का सेवन, दूषित वायु का सेवन, खराब स्वच्छता की स्थिति और रक्त और शारीरिक द्रव्यों के संपर्क में आना। ठीक है ना, रक्त और जो शारीरिक द्रव्य होते हैं स्टूडेंट, उनके संपर्क में आना। तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं भाई, एक बार चेक कर लो। जो छूत की बीमारी है स्टूडेंट, जिसे कंटेजियस डिसीज कहते हैं, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एकदम फैल जाती हैं, ठीक है ना, वो आपकी छूत की बीमारियां कहलाती हैं। सो ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट आपके सामने, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा। कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड एयर यानी कि दूषित भोजन, दूषित हवा, आपकी स्वच्छता की जो आपकी कंडीशंस हैं वो अच्छी ना होना, यानी कि हाइजीन मेंटेन ना रखना, एंड स्टूडेंट किसी भी पर्सन को जिसको ऐसी बीमारी हो, आप उसके रक्त के कांटेक्ट में या फिर उसके किसी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रहे हैं, जैसे कि लार। सो क्या ऑप्शन हो सकता है स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 2 3 4, ये चारों ऑप्शन स्टूडेंट आप लोगों के यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ये सारे आंसर स्टूडेंट आपके सही हो जाएंगे, ये सभी ऑप्शन आपके सही हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नरिशेस नर्व सेल। आपको बताना है स्टूडेंट, जो आपकी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनका पोषण करने वाला कौन सा विटामिन होता है। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए एक बार। क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट, क्वेश्चन कहता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपकी तंत्रिका कोशिकाओं को नरिश करता है, उन्हें पोषण प्रदान करता है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, जो हमारा विटामिन B1 होता है, ये ध्यान रखिएगा कि वो हमारे ब्रेन को इंस्टेंट एनर्जी देता है स्टूडेंट, वो हमारी नर्व सेल को हेल्दी रखने का काम करता है, ठीक है ना। यही आप लोगों का यहाँ पे स्टूडेंट सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन दिया गया है, अच्छे से समझिएगा, विच फूड आइटम हैज रफेज। आपको बताना है इनमें से किस खाद्य पदार्थ में स्टूडेंट रेशा पाया जाता है, यानी कि जो फाइबर है वो पाया जाता है। ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसमें रेशा पाया जाता है स्टूडेंट, फाइबर पाया जाता है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, जो कॉर्न होता है स्टूडेंट, कॉर्न में ज्यादातर फाइबर पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जो एनिमल फूड होते हैं उनमें कंपैरेटिवली फाइबर कम होता है, मिल्क प्रोडक्ट में फाइबर कम होता है, एग में फाइबर कम होता है, बट जो आपके वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं, स्पेशली सीरियल्स, पल्सेस एंड आपकी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इन सभी में स्टूडेंट फाइबर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। आपको बताना है कि जो असंक्रामक रोग है वो कौन सा है। तो जैसे कि आप सबको पता है स्टूडेंट, जो संक्रामक रोग होते हैं वो दूषित हवा, पानी, और ये ध्यान रखिएगा दूषित भोजन से, दूषित मृदा से, और आप लोगों की जो लैक ऑफ हाइजीन है उसकी वजह से फैलते हैं, ठीक है ना। सो आपके जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं, ये वो होते हैं जो उनके जस्ट अपोजिट होते हैं, यानी कि ये एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि ये आपके इस तरीके से नहीं फैलते हैं, दूषित जल से, भोजन से, आपके मतलब मान लीजिए हवा से एंड मिट्टी से, इनसे नहीं फैलते हैं स्टूडेंट। ये आपकी खुद की बॉडी की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको होते हैं, और ये आपको कई बार उम्र के साथ भी देखे जाते हैं। सो ये डीजनरेटिव डिसीज की फॉर्म में भी हो सकते हैं। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, कि इनमें से कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। सो आपका आंसर हो जाएगा हार्ट डिसीज, क्योंकि जो हृदय से संबंधित बीमारियां हैं वो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं, क्योंकि वो एक तरीके की डीजनरेटिव डिसीज या फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में आती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई, क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। आपको बताना है कि संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। क्वेश्चन अच्छे से देख लो, संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने का, यानी कि उन्हें फैलने से रोकने का सबसे बढ़िया प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। ऑप्शन है, वियरिंग अ मास्क, यूजिंग हैंड सैनिटाइजर, वॉशिंग हैंड विद सोप एंड वाटर, एंड कवरिंग द माउथ एंड नोज व्हेन कफिंग एंड स्नीजिंग। सो क्वेश्चन के आंसर को स्टूडेंट एक बार हिंदी में देख लीजिएगा, कि या तो मास्क पहन के रहिएगा,
ठीक है, या फिर हाथ प्रक्षालक का उपयोग कीजिएगा, यानी कि स्टूडेंट आप लोग क्या कर सकते हो, हैंड सैनिटाइजर का यूज कर सकते हो, साबुन और पानी से हाथ धो सकते हो, या फिर खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढक सकते हो। सो यही स्टूडेंट आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा कि आप किस तरीके से बच सकते हैं स्टूडेंट, कि आप अपनी नाक को और मुंह को कवर कर लीजिएगा खांसते और छींकते समय। सो यही स्टूडेंट आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, अच्छे से एक बार चेक कर लीजिएगा। व्हाट इज द रिकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर? आपको बताना है स्टूडेंट कि साबुन और पानी से हाथ धोने के लिए जो एक अनुशासित अवधि है वो क्या होती है, कि लगभग कितनी देर तक एक पर्सन को साबुन और पानी से हाथ धोने चाहिए। सो ऑप्शन आपके पास है 5 से 10 सेकंड, 10 से 15 सेकंड, 20 से 30 सेकंड और 30 से 40 सेकंड। और ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो ये टाइमिंग हम सजेस्ट कर रहे हैं ये WHO के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि WHO ने ही हैंड वॉशिंग के स्टेप्स बताए हैं। सो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 से 30 सेकंड का ये टाइम होता है स्टूडेंट। एक व्यक्ति को लगभग 20 से 30 सेकंड तक स्टूडेंट साबुन और पानी से हाथ लगातार धोने चाहिए। ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फूड बॉर्न इलनेस? आपको बताना है स्टूडेंट कि जो आपकी खाद्य जनित बीमारियां होती हैं उनके जोखिम को कम करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। यानी कि ऐसी बीमारी जो आपको दूषित भोजन का सेवन करने से होती हैं, उनसे बचने का, उनके जोखिम को कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। सो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट, वॉशिंग हैंड बिफोर कुकिंग और ईटिंग, यानी कि आप क्या करेंगे स्टूडेंट, खाने को पकाने से और उसको खाने से पहले हाथ धोएंगे। कुकिंग फूड एट हाई टेम्परेचर, आप उच्च तापमान पर भोजन को पकाएंगे। कीपिंग फूड एट रूम टेम्परेचर, आप अपने भोजन को कमरे के तापमान पर रखेंगे। रिड्यूसिंग कटिंग बोर्ड्स विदाउट वॉशिंग दैम, सो क्या है स्टूडेंट, रीयूजिंग कटिंग बोर्ड्स विदाउट वॉशिंग दैम, यानी कि आप बिना धोए कटिंग बोर्ड का पुनः उपयोग करेंगे। यानी कि जो आपका चॉपिंग बोर्ड होता है स्टूडेंट, आप उसका बार बार यूज करोगे उसको बिना धोए। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, कि आप अपने फूड को अगर हाई टेम्परेचर पे कुक करते हो, यानी कि जो आपके भोज्य पदार्थ हैं अगर आप उन्हें स्टूडेंट क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पे कुक करेंगे, तो आप अपने जो फूड बॉर्न इलनेस है उनसे बच सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जब अपने फूड को हम गर्म करते हैं ना, सो वो किल हो जाते हैं। सो यही आपका यहाँ पे स्टूडेंट सही आंसर बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कॉमन कोल्ड? आपको बताना है स्टूडेंट कि जो सामान्य सर्दी होती है उसका आम कारण क्या हो सकता है। जो इंसान को क्या हो जाता है, कई बार कोल्ड हो जाता है ना स्टूडेंट, जुकाम हो जाता है। सो सामान्य सर्दी के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन है, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगी और वायरस? ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो ज्यादातर इंसान को क्या होता है स्टूडेंट, कभी भी कह देते हैं ना कि भाई हमें तो ठंड लग रही है, हमें तो छींक आ रही है ना। सो ये जो ज्यादातर जो प्रॉब्लम होती है इंसानों में वो वायरस की वजह से होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो ज्यादातर आप लोगों का कॉमन कोल्ड का जो कारण है वो वायरस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, द लेवल ऑफ फंक्शनल एंड मेटाबॉलिक एफिशिएंसी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म रेफर टू। आपको बताना है एक जीवित जीव के कार्यात्मक और चयापचय दक्षता का जो स्तर है वो क्या संदर्भित करता है। क्वेश्चन को देख लीजिए, द लेवल ऑफ फंक्शनल एंड मेटाबॉलिक एफिशिएंसी, एक जो स्टूडेंट एक लिविंग बीइंग है उसके अंदर जो क्या होती है, क्रियात्मकता होती है, एक उसके अंदर मेटाबॉलिक एफिशिएंसी होती है, यानी कि जो एक उसके अंदर चयापचय से संबंधित दक्षता होती है स्टूडेंट, आखिर आप उसे किस रूप में देखते हो, ये आपका क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्टूडेंट कि हम उसको स्वास्थ्य के रूप में देखते हैं, हम उसे हेल्थ के रूप में देखते हैं। इसको इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो HSC TGT है एंड आपका डोमेस्टिक साइंस आपका DSSB का एग्जाम है, दोनों में हेल्थ वाला आपका पोर्शन है। सो आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सो द लेवल ऑफ फंक्शनल एंड मेटाबॉलिक एफिशिएंसी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म रेफर टू, क्या होगा आंसर, हेल्थ हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट।
क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों के सामने, सैनिटेशन रेफर्स टू, आपको बताना है स्वच्छता से क्या तात्पर्य है। डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेट्रा, यानी कि स्टूडेंट जो मानव मल है उसका निपटारा करना। सप्लाई ऑफ क्वालिटी फूड, गुणवत्तापूर्ण आपका जो भोजन है उसकी आपूर्ति करना। रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं स्वच्छता की, सो सबसे पहले स्वच्छता के अंतर्गत क्या आ जाता है स्टूडेंट, जो बहुत जरूरी है कि मानव मल का ठीक से क्या किया जाए, निपटान किया जाए। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए यही बनता है कि जो मानव मल है उसका आपको सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, उसको अच्छे से डिस्पोज ऑफ करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, उसे नष्ट करना, ठीक है ना, क्योंकि उससे बहुत सारी बीमारी फैलने के चांसेस जो हैं वो बने रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन दिया गया है, द वेस्ट वाटर रिलीज बाय हाउसेस इज कॉल्ड, आपको बताना है कि जो घरों के द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट जल होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। स्लज के नाम से, सीवेज के नाम से, गार्बेज के नाम से एंड एफ्लुएंट के नाम से। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, कि जो घरों से निकलने वाला वेस्ट वाटर होता है उसे हम सीवेज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये याद रखिएगा स्टूडेंट, जो घरों से निकलने वाला वेस्ट वाटर होता है हम उसे किस नाम से जानते हैं, सीवेज के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन दिया गया है, अच्छे से देख लीजिएगा, विच इज द क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एज पर द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। क्वेश्चन को याद कर लो, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन काफी अच्छा भी है। सो क्वेश्चन है स्टूडेंट कि आपकी वो कौन सी क्लीनेस्ट कंट्री है, यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक आपके 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे स्वच्छ देश कौन सा है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, डेनमार्क। ये याद कर लीजिएगा कि आपका जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है ईपीआई है 2020 का, उसके अनुसार दुनिया का सबसे स्वच्छ देश जो है स्टूडेंट वो डेनमार्क है। ये आप लोगों के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, इस सेट ऑफ प्रैक्टिसेस परफॉर्म टू प्रिजर्व हेल्थ इज कॉल्ड, आपको बताना है कि स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए की जाने वाली प्रथाओं के समूह को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन अच्छे से देख लो, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए की जाने वाली प्रथाओं के समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन क्या दिए गए हैं स्टूडेंट, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, हाइजीन यानी कि स्वच्छता, मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय एंड क्लीनलीनेस यानी कि सफाई। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा हाइजीन यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि स्वच्छता स्टूडेंट हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो सेट ऑफ प्रैक्टिस होती है ना स्टूडेंट, जिनको हम परफॉर्म करते हैं, कुछ अच्छी आदतों का समूह जिसे हम परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट, जिससे हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकें, बरकरार रख सकें अपने स्वास्थ्य को, उसे हम स्वच्छता कहते हैं, हाइजीन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन इन, आपको बताना है कि जो कपास का पौधा है उसे आमतौर पर किस मिट्टी में उगाया जाता है। जो कॉटन प्लांट है स्टूडेंट, जिससे आपको कॉटन का फाइबर मिलता है, उसे आप ज्यादातर किस मिट्टी में उगाते हैं। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, कि जो आपका कॉटन का प्लांट होता है उसे ज्यादातर हम काली मिट्टी में उगाते हैं। अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो कॉटन प्लांट है स्टूडेंट उसे काली मिट्टी में उगाया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे एंड क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, इन द कैपेसिटी टू एक्वायर अप्लाई नॉलेज, ठीक है ना। क्वेश्चन को अच्छे से देखो, इज द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज क्या कहलाता है ये, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड। क्वेश्चन दिया गया है, ज्ञान प्राप्त करने और उसे लागू करने की क्षमता क्या कहलाती है। क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लो, ज्ञान प्राप्त करने और उसे लागू करने की समस्या, आपकी जो एक क्षमता है स्टूडेंट वो क्या कहलाती है। ज्ञान को प्राप्त करना फिर उसे लागू करना, ये क्षमता क्या कहलाती है स्टूडेंट। ऑप्शन दिए गए हैं, रवैया, व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता और योग्यता। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, इंटेलिजेंस। ये ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटेलिजेंस आपका सही आंसर हो जाएगा। सो आपकी ज्ञान प्राप्त करने की और लागू करने की क्षमता आपकी क्या कहलाती है, बुद्धिमत्ता कहलाती है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है,
टॉय एज रेफर्स टू, आपको बताना है कि जो खिलौने की उम्र है वो किस उम्र को कहा जाता है, लेट चाइल्डहुड को, अर्ली चाइल्डहुड को, बेबीहुड को, एंड ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लो, लेट चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, बेबीहुड एंड ऑल ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, जो आपकी टॉय एज होती है, जो खिलौने की उम्र कहा जाता है स्टूडेंट, वो किस आयु को कहा जाता है, वो कहते हैं हम आपके अर्ली चाइल्डहुड वाले एज को। ठीक है ना, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड ऐसे क्वेश्चन जो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट वाले सेक्शन के होते हैं, इनके आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं एग्जाम में। सो ये आपको याद कर लेना चाहिए कि गैंग एज किसको कहते हैं, प्री गैंग एज किसको कहते हैं, टॉय एज किसको कहते हैं, है ना, आपकी चैटर बॉक्स किसे कहते हैं। सो आपको ये सारे के सारे वर्ड अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो आपको चुनना है। सो स्टेटमेंट देख लो क्या क्या दिए गए हैं। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस, education is a goal oriented process, development is a quantitative process and growth is a biological process। एक बार आपने ऑप्शंस देख लिए हैं, एक बार हिंदी में देख लीजिएगा स्टूडेंट। ऑप्शन दिए गए हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सो नहीं वाला ऑप्शन चुनना है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, और विकास एक जैविक प्रक्रिया है। सो यहाँ पर वृद्धि आ जाएगा स्टूडेंट, आप इसको वृद्धि के रूप में कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ग्रोथ को हम जनरली वृद्धि कहते हैं। ठीक है ना, सो वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। सो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। यही हमारा यहाँ पे स्टूडेंट सही आंसर हो जाएगा कि डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस, क्योंकि ग्रोथ जो होती है स्टूडेंट उसको हम जनरली क्वांटिटेटिव मानते हैं, पर डेवलपमेंट को स्टूडेंट हम लोग क्वालिटेटिव मानते हैं। सो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, बाकी सारे स्टेटमेंट आप लोगों के जो दिए गए हैं वो पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, आपको बताना है कि अनुवांशिकता की इकाई क्या होती है जिसकी सहायता से जो एक जेनेटिक मटेरियल है वो आपकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, सो आपका क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आपका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है स्टूडेंट वो किसके थ्रू होता है, वो आपका स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे सो जीन के थ्रू होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, आपकी जो व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की मेन यूनिट किसे माना जाता है स्टूडेंट, जीन्स को माना जाता है। जनरली अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भाई जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, सो हम क्रोमोसोम्स को भी कई बार आंसर में देखते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्वेश्चन में है, सो हम जीन यहाँ पर आंसर आपका सही लगा देंगे। ठीक है ना, सो ये थे स्टूडेंट आज की क्लास के 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं सो सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा एंड मेरी क्लासेस में रेगुलर जुड़ना ना भूलें स्टूडेंट, होम साइंस जंक्शन पे। सो साथ ही साथ स्टूडेंट तैयारी अपनी बहुत ही शानदार तरीके से करते रहिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पे, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे जो जो भी मेरी अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन रहे वो आप लोगों को टाइमली मिलते रहें। सो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।